अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर हिना घोले है और मैं सेहत कहानी की तरफ से आज सेहत में आई हूँ। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हीट स्ट्रोक है। आम फहम ज़बान में हीट स्ट्रोक का मतलब लू लगना होता है। और ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? आज ही मैं अभी एक न्यूज़पेपर पे डेथ टॉल देख के आई थी कि इस मंथ ही हमारी 64 लोगों ने जान अपनी खोई है हीट स्ट्रोक की वजह से। और ये नंबर बहुत ज़्यादा है स्टिल। 2015 में तकरीबन 2000 अमवात हुई थी सिर्फ एक हीट स्ट्रोक की वजह से। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर इंसान को एटलीस्ट हमारे मुल्क में इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है और हमारे अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई और अपने कॉलीग्स। तो बेसिकली आज मैं इसकी बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करूँगी कि विदाउट डॉक्टर आप कैसे जो है हीट स्ट्रोक से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक है क्या। तो हीट स्ट्रोक बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल एक आम समझने वाली लैंग्वेज में बताऊं तो जिस तरीके से एक फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट होता है या एक इस्त्री में थर्मोस्टेट होता है, वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर एक्चुअली एक थर्मोस्टेट होता है। और अगर वो नॉन फंक्शनल हो जाए या काम सही से ना कर रहा हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है? एक आम इंसान को क्यों नहीं होता और एक किसी हीट स्ट्रोक के पेशेंट को हीट स्ट्रोक क्यों होता है? अगर आप बहुत देर तक शदीद गर्मी के अंदर कोई मेहनती काम कर रहे हो या बहुत देर तक डायरेक्ट हीट के अंदर बैठे हुए हो, तो बेसिकली आपकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा जो है पसीना खारिज हो जाता है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर होता है वो लूज़ कर देती है। उसकी वजह से हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है और आपका जो है टेम्परेचर रेगुलेशन ख़राब हो जाती है। तो हीट स्ट्रोक से पहले एक स्टेप पहले अगर हम जाएँ जो कि प्रिवेंटेबल है, और अगर उस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आ जाए या अगर आपको पेशेंट कोई मिल जाता है तो वो आराम से आप डील कर सकते हैं और इसको रिवर्स कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो उसकी टर्मिनोलॉजी बेसिकली है हीट एग्जॉशन। उसके सिम्टम्स जो कि आपने बहुत अक्सर लोगों से सुने होंगे जो भी गर्मी से आता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, सर में दर्द हो रहा है और जिस्म में दर्द हो रहा है, पट्ठों में तकलीफ़ हो रही होती है, क़य महसूस हो रही होती है, उल्टियाँ आ रही होती हैं। और इसी कंडीशन में अगर कोई इसको स्टॉप कर ले, इससे चेंज कर ले अपनी इन्वायरमेंट को, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और आप आराम से इससे डील कर सकते हैं। और अगर यही प्रोसेस जो है ये फर्दर एक्सटेंड हो जाए, यानी इससे आगे पहुंच जाए और जो है आप इसके लिए कोई चीज़ ना कर सकें इसको सही करने के लिए, तो ये मिनटों में, लिटरली 30 मिनट्स के अंदर एक पेशेंट अपनी जान खो सकता है हीट स्ट्रोक में। तो हीट एग्जॉशन के भी सिम्टम सारे यही हैं। इसके अंदर टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, 37 डिग्रीज से 40 डिग्रीज तक चला जाता है और डिजीनेस फील होती है एक शख्स को जो भी हीट के अंदर होता है, और जो है इंतहाई पसीने आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही होती है, पेशाब रुक जाता है और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ़ील हो रही होती है, जिस्म आपका बिल्कुल ठंडा हो रहा होता है, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं हीट एग्जॉशन के। और अब अगर हम हीट स्ट्रोक की तरफ आते हैं, जो कि हीट एग्जॉशन अगर आप ना मैनेज कर सकें और फिर वो हीट स्ट्रोक की तरफ चला जाए, तो उसके थोड़े सीरियस सिम्टम्स होते हैं। उनके अंदर बेसिकली एक तो बहुत ही रैपिड ऑनसेट होता है। ये जितने भी मैंने आपको पिछले सिम्टम्स बताए हैं ये 5 टाइम्स ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि एक तो टेम्परेचर स्काई रॉकेट हाई हो जाएगा, मतलब 40 डिग्री से अबव चला जाएगा, आपको 104 से ऊपर बुखार हो रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ CNS के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। CNS मीन्स आपके ब्रेन के सिम्टम्स आ रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत डिफरेंट रेंज ऑफ सिम्टम्स होती है। इंसान को कन्फ्यूजन फ़ील हो सकती है, इंतहाई इरिटेबिलिटी फ़ील हो सकती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, बेहोश हो सकते हैं, फिट्स आ सकते हैं और इंसान इवन कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। CNS के साथ साथ आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर हमारे गुर्दे आ जाते हैं, जिगर आ जाता है, दिल आ जाता है, ये सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं हीट स्ट्रोक के अंदर। दिल में एरिथमियाज हो सकते हैं, आपको किडनीज फेल हो सकती हैं और इसी तरीके से जिस्म के और डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स जो हैं वो लाइसिस में चले जाते हैं, जिसको रेब्डोमायोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन, सबसे इम्पॉर्टेंट तो हीट एग्जॉशन के पेशेंट्स या जो भी इफेक्टीज हैं उनको आप रिकग्नाइज़ करें। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताएं उन तमाम सिम्टम्स को सीरियस लेना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो है कौन ससेप्टेबल लोग हैं, कौन से लोग हैं जो इससे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं एक तो एक्सट्रीम एजेस, जो नौ मौलूद बच्चों से लेके बड़ी उम्र के लोग यानी 60 ईयर्स और अबव। इसके अलावा वो लोग जो आउटडोर वर्कर्स हैं, जो बाहर काम कर रहे होते हैं, किसान हो गए, चौकीदार हो गए, ड्राइवर्स हो गया, ठेले पे बैठने वाले लोग हो गए, फ़कीर हो गए। सबसे ज़्यादा जो कैजुअल्टीज़ हमारे पास 2015 में आई थी वो बेचारे फुकरा जो थे उनकी आई थी। तो वो लोग जिनके पास छत नहीं होती है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो पीक आवर्स ऑफ हीट होते हैं यानी 12 बजे से 3 बजे के जो टाइम होते हैं जिसमें हीट सबसे ज़्यादा होती है, तो उन औकात में जो लोग बाहर होते हैं सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल वो लोग होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बीमारियां हैं, जिनके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और एंटी डिप्रेसेंट्स जो लोग ले रहे होते हैं, जिनमें थायराइड की बीमारियां होती हैं, ये तमाम हजरात, क्योंकि ये ऐसी दवाइयों पे होते हैं जो कि डिहाइड्रेशन भी कॉज कर सकती हैं या फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर सकती हैं, जो कि शरियानों का पतला होना। तो ये लोग ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं कि इनको हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिर एनिमल्स आ जाते हैं। तो अब ये कि ये तो सारे ससेप्टेबल लोग हैं। फिर उसके बाद अब हम आते हैं कि मैनेजमेंट क्या करनी होगी इसकी। अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई ऐसा मरीज़ मिल जाता है या ऐसा कोई फ़र्द है जिसको आपको लग रहा है कि हाँ ये हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि जो आपकी इन्वायरमेंट है, ज़ाहिर है आप हीट में, तभी आपको हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन हो रही है, आपको ऐसे शख्स को वहाँ से निकालना है और किसी एयर कंडीशन या फिर कोई ऐसी जगह पे लाना है जो शेडेड हो, जहाँ पे जो है कम गर्मी हो, जहाँ पे थोड़ी हवा आ रही हो, और ऐसे शख्स को आपने लिटा देना है। और कोशिश करें उनके पैर के नीचे कोई चीज़ रखें ताकि ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन की तरफ जाए, हार्ट की तरफ जाए। और फिर उसके बाद आपने ये करना है, कोई पंखा या कोई सोर्स ऐसी हवा की उनके करीब कर दें। फिर उसके बाद आपने उनका टेम्परेचर लोअर डाउन करना है। टेम्परेचर लोअर डाउन करने के 3-4 तरीके हैं, और जो आप घर में कर सकते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो ये है कि जो है आपने पानी लेना है जो थोड़ा ठंडा पानी हो, और आपने उससे स्पंजिंग करनी है, ठीक है। स्पंजिंग यानी आपने छोटे जो फेस टावल्स होते हैं आपने वो ठंडे पानी में डाले, आपने गर्दन पे लगाना है, बैक ऑफ द नेक लगाना है, बगलों में लगाना है पेशेंट के, और थाइस के बीच में रखना है जहाँ से पेशाब का जो एरिया होता है, ठीक है। ये इलाके क्यों इंपॉर्टेंट हैं जिन जगहों पे हमने ये ठंडी चीज़ें रखी हैं? बेसिकली जो हमारे दिल से निकलने वाली बड़ी जो शरियानें हैं वो सारी इन जगहों पे लोकेट होती हैं, और ज़ाहिर खून जो है वो जो गर्म हुआ हुआ है वो इन जगहों से आप डायरेक्ट ठंडा कर सकते हैं। तो ये सारे लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप फ़ौरन टेम्परेचर लोअर डाउन करते हैं, इसको इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और तरीका ये है कि जो आपके पेशेंट है, जो भी इफेक्टी है, आपने जिनको लिटाया हुआ है, कोशिश करें आप उनके कपड़े कम से कम लिमिटेड अमाउंट में उनके ऊपर आपने कवरिंग्स रखी उनके ऊपर। और बेस्ट तो ये होगा कि कोई बेडशीट जो है उनको कपड़े उनके कम करके, और किसी बेडशीट को आपने वेट किया या फिर आपने उसको जो है जैसे स्प्रे गन्स होती हैं, जो वाटर गन्स जो होती हैं, उससे आपने जो है स्प्रे करते रहें और पंखा उनके पास करीब रखें। तो ये मिस्टिंग कहलाती है। इससे मिस्टिंग से ये होता है कि वो जो कूल एयर जो एक हवा की जो है ना वो पानी जो कपड़ों में होता है उससे उनको इवेपोरेशन करने में आसानी होती है हीट की। और तीसरा तरीका ये होता है कि जो है वो उसके लिए आपको हॉस्पिटल, ज़ाहिर है अगर आप ये सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं टेम्परेचर, तो बेस्ट ये है कि आप हॉस्पिटल ले जाएं ऐसे पेशेंट्स को। फिर हॉस्पिटल में हम लोग इमर्जेंट टेक्निक कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल बर्फ़ के पानी के अंदर पेशेंट को डिप करते हैं, और लेकिन वो सारी चीज़ें सारे कंट्रोल इन्वायरमेंट में होना ज़रूरी है। तो एक तो ये हो गया। अगर तो ये पेशेंट जिसके साथ आपने ये मिस्टिंग और ये सारी टेक्निक्स कर ली हैं ये जाग रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप इनको अब हाइड्रेट करना शुरू करें, ठीक है। बेसिकली क्योंकि डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो अब आप हाइड्रेट कैसे करेंगे? खाली पानी पिलाने से आप नमकियात इनकी नहीं वापस इनको पहुंचा सकते। तो बेस्ट ये कि आप ORS इनके लिए अरेंज करें और आप इनको ORS दें। अगर ORS नहीं है तो ORS घर में भी बन सकता है, सही है। वो बहुत ही ईजी टेक्निक होती है। बेसिकली आपने 1 लीटर पानी के अंदर 6 चम्मच चीनी के डालने होते हैं, और 1 चाय का चम्मच आपने नमक का मिला के, ये घरेलू ORS है, कोई भी बना सकता है, चीनी नमक घर में होती है। तो आपने ये उसको हर थोड़ी थोड़ी देर से पिलाना होता है। उससे ये होता है कि आपका ब्लड वॉल्यूम वापस से आप हाइड्रेट करना शुरू कर देते हैं उस पेशेंट को, और फिर वो वापस
हीट एग्जॉशन से एक नॉर्मल फेज़ में जा सकता है। अगर तो हीट एग्जॉशन आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है और पेशेंट आपको लग रहा है कि ये वर्स्ट हो जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको फिर उस पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ रवाना करना होगा। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर बहुत हाई डोज ऑफ पैनाडोल दे दी जाए या अल्कोहल स्वाब बगलों में डाल दिया जाए तो इससे ये सब सही हो सकता है। ये सब बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। इन जो असल रीज़न इसकी मैंने आपको शुरू में ही बताई कि जो है हीट स्ट्रोक होने की, वो बेसिकली आपका जो थर्मो रेगुलेटर है वो वर्क नहीं कर रहा। तो ना पैनाडोल काम करेगी, ना अल्कोहल स्वाब बगलों में अगर आप रखेंगे उससे काम होगा। इससे आपको इन्हीं चीज़ों से डील करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको समझाया। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर किस किस्म की ऐसी चेंजेस लाएं जो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हो कि ये नौबत ही ना आए कि हमें हीट एग्जॉशन हो या हीट स्ट्रोक हो। तो बेसिकली अगर हम कहें तो अब हमें क्योंकि पता है ये रमज़ान का महीना है और जो है गर्मियां हैं, हमारे पास आ जाती है फोरकास्ट वेदर की कि फ़लाने दिन होने वाला है टेम्परेचर ज़्यादा। तो हीट एक्सपोजर अपना या सन एक्सपोजर अपना कम करें। जब आपको पता है 12 to 3 PM, जो 12 बजे से 3 बजे का जो दोपहर का टाइम होता है, ये सबसे ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है। कम से कम निकलें। अपनी जो ट्रैवलिंग है वो आप प्लान आउट ऐसे करें, इस तरीके से आप अपना प्लान करें कि आप पहले चले जाएं, उससे वक्त से पहले, कि आपको ये हीट वाला टाइम ना मिले रास्ते में। फिर दूसरा ये, कुछ लोग ज़ाहिर है जो इस किस्म के काम करते हैं जिनको जाना ही जाना है हीट के अंदर, तो वो तो नहीं अवॉइड कर सकते। तो वो क्या करें कि अभी तो रमज़ान है, लेकिन अगर रमज़ान नहीं है तो फिर वो आप अपने साथ जो है पानी की बोतलें रखें। एवरी 20 मिनट्स, हर 20 मिनट पे, आधे घंटे पे आप पानी लें। और जो है कोशिश करें कि आपने जो कपड़े पहने हैं वो लाइट क्लोथिंग पहनी हुई हो। कॉटन के कपड़े पहने, लॉन के कपड़े पहने, मलमल के कपड़े पहने, ठीक है। कलर भी लाइट होना चाहिए, जैसे कि स्काई ब्लू हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया, वाइट हो गया। ये तमाम कलर्स ऐसे हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर आप ब्लैक पहनेंगे, डार्क ब्लू पहनेंगे, ये ऐसे चीज़ें हैं जिसके अंदर पसीना भी रहता है, वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, और दूसरा ये कि ये गर्मी को भी एब्जॉर्ब करता है। और फिर एक और तरीका फिर ये है कि ज़ाहिर है जब आप बाहर जा रहे हैं, टोपी पहन सकते हैं, सन ग्लासेस लगा सकते हैं, अपने कपड़ों को हर थोड़ी देर में गीला कर सकते हैं। जैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ड्राइवर्स जो हैं वो अक्सर ये करते हैं कि अपने पीछे एक तौलिया रखते हैं जो गीला कर करके रखते रहते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को थोड़ा ठंडा रखने के लिए। इसके अलावा ये कि छतरियों का इस्तेमाल करें। बाहर मुल्कों में जाके मैंने इतना देखा है, लोग सूरज में अपने आप को बचाने के लिए छतरियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि जो है छतरी का कभी इस्तेमाल हो। सिर्फ बारिश में निकलती है जो कराची में, वो भी नहीं होती। तो छतरियों का इस्तेमाल आम बनाएं, जो कि बहुत ही ईजी आपको शेड मिल सकता है, अपने हाथ में होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ज़ाहिर है सबको पता है कराची में भी लाइटें बहुत जाती हैं और जो है पानी की भी कमी रहती है। तो अब अगर आपके यहाँ एक स्केड्यूल्ड लाइट जाने का तरीका है जो एक रूटीन में जाती है, आपको पता है इतने बजे से इतने बजे जाएगी, तो कोशिश करें उन औकात में आपने कोई स्ट्रेनुअस काम नहीं करना। स्ट्रेनुअस काम से मतलब मेरा ये है कि कोई इतना मेहनत वाला काम नहीं करना जिसके अंदर आपका खूब सारा पसीना निकल रहा हो या खूब सारे मसल्स यूज़ हो रहे हो, क्योंकि मसल्स यूज़ करने की वजह से भी आप अपनी बॉडी में जो है एक्स्ट्रा हीट डेवलप कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली हीट स्ट्रोक की एक टाइप भी है जो कि एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक कहलाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गर्मी के मौसम में कम से कम इतने जो स्ट्रेनुअस काम है वो आप करें। अच्छा, दूसरा फिर ये कि जैसे मैंने आपको कहा था कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन के अंदर एक बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी तो स्कूल बंद होने का वक्त आ गया, लेकिन जब बच्चों के स्कूल खुले हुए होते हैं तो ज़ाहिर वो प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं और वो भाग रहे होते हैं, धूप में खेल रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो आपने उन बच्चों को भी, अपने छोटे बच्चों को भी एजुकेट करना है कि देखें जब गर्मियों का मौसम है पानी खूब पिएं, जितना पानी पी सकते हैं। दूसरा ये कि कोशिश करें शेडेड एरियाज़ में खेलें, धूप में डायरेक्ट जाके ना खेलें। कुछ कवर करें अपने आप को ठंडा रखने के लिए, थोड़ा पानी अपने ऊपर डालें, जैसे मैंने आपको इससे पहले सारे एहतियाती तदाबीर बताई थी। तो बच्चों को भी ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी हैं। कभी भी पार्क गाड़ी के अंदर अपने बच्चों को ना छोड़ें, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस काम है, मतलब ये तो करना ही नहीं है, क्योंकि जितने भी गाड़ी के शीशे हैं उनकी वजह से और ज़्यादा गर्मी अंदर बिल्कुल अवन की तरह वो गर्म हो जाती है गाड़ी, लिटरली कुछ मिनट्स के अंदर। तो इस चीज़ को आप लोग ने अवॉइड करना है। दूसरा, मैंने बहुत सारे अपनी प्रैक्टिस के अंदर बच्चों को आते हुए देखा है जो कि न्यू बॉर्न बच्चे हैं, और लोग गर्मियों में हाई टेम्परेचर के साथ बच्चों को लाते हैं और उन्होंने इतना ओवर रैप किया हुआ होता है उस छोटे से बच्चे को जो कि अभी बिल्कुल पैदा हुआ, कुछ बोल भी नहीं सकता। तो देखें, इतनी गर्मियों में एक पैदा हुए बच्चे को भी किसी ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं होती, किसी गद्दे में लपेटने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ एक मलमल के कपड़े में भी लपेट लेंगे, मोर देन इनफ।
प्लीज़ इससे ज़्यादा बच्चों को ओवर रैप ना किया करें, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों में जो बुखार होता है और जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना होता है वो एक्चुअली आपकी वजह से ये सारा कुछ हुआ होता है। अच्छा, दूसरा फिर ये कि ज़ाहिर है हमारे मुल्क में प्लांट्स की बहुत कमी है, हमारे शहर में प्लांट्स की बहुत कमी है। जितने हम पौधे उगाएंगे, जितने हम दरख्त यहाँ पे लगाएंगे, ऑटोमेटिकली शेड्स हमारे पास आ जाएंगे, शेडेड एरियाज़ होंगे, लोग वहाँ पे छाँव में आराम कर सकते हैं, ब्रेक्स ले सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज़ डोनेट करें, थोड़ा पानी अपने घर के बाहर रखें, कूलर्स लगा दें, शेडेड एरिया एक बना दें जहाँ पे लोग चलते फिरते थोड़ा सा एक ब्रेक ले सकें। बस यही मैं आज के टॉपिक के लिहाज से बोलना चाही थी। दूसरा ये कि हाँ, अगर मैं रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन में एक सबसे बड़ी ससेप्टेबल पॉपुलेशन हमारे यहाँ पकोड़े बनाने वाली हमारी अम्मियाँ और बहनें भी आ जाती हैं। तो कोशिश करें, एक तो पकोड़े और ये जो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग इफ्तारी में खा रहे होते हैं, इनके नुकसान मैं बताना चाहूँगी कि जो है एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी गल्फ़ एरियाज़ की। तो उन्होंने जो उनकी न्यूट्रिशनिस्ट थी उन्होंने बताया था कि जितने भी आप ऑयली चीज़ें रमज़ान में खा रहे होते हैं उससे आप और डिहाइड्रेट होते हैं, उससे आप अपने आप को और मुश्किल में डाल रहे होते हैं। जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, जो फिज़ी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स कहलाती हैं, उससे भी आप डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। इनको अवॉइड करें, नेचुरल ड्रिंक्स बनाएं, आप लेमनेड बनाएं, स्कंजबीन जो कहलाता है, आप कैरी का जूस बना लें। तो इस किस्म की ड्रिंक्स बनाएं जो आप घर में बना सकते हों, जो कि आपको जो है वो और क्या कहते हैं, रिफ़्रेश करें बजाय आपको और डिहाइड्रेट करें। दूसरा ये कि जो है अगर आप किचन में काफ़ी देर ज़्यादा काम कर रही हैं, इफ्तारियाँ क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट बनाने का, तो कोशिश करें किचन के ऐसी जगह पे आप एक पंखा इंस्टॉल करें जो आपके ऊपर थोड़ी हवा दे रहा हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द किचन्स मैंने देखे हैं, जो ज़्यादातर बावर्ची खाने मैंने देखे हैं, उसके अंदर ये होता है कि बस वो कोई वेंटिलेशन का ज़रिया नहीं होता और आप बस किचन की उसमें धुएँ के पास जो है वो खड़े हुए होते हैं, तो उससे भी तो डिहाइड्रेशन होती है। तो एक पंखा ऐसा रखें जो चूल्हे से दूर हो और आपके फेस को, बैक को या किसी एरिया से आपको हवा दे रहा हो, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। ज़ाहिर है रोज़े के अंदर आपके पास ऑप्शन भी नहीं रहता पानी पीने का। तो बस यही कहना चाहिए थी। दूसरा ये कि जो है, जो लोग कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो वो कोशिश करें इफ़्तार के टाइम पे ज़्यादा पिएँ, मतलब कि 2 से 2 कप पी लिए मैक्स। और सहरी में ये चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि सहरी में अगर आप ये वाली ड्रिंक्स लेंगे तो इन ड्रिंक्स का जो एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये पेशाब ज़्यादा करवाती हैं। तो जितना पानी आपने अपनी बॉडी के लिए जमा किया होता है इफ्तारी से लेकर सहरी तक, वो सारा पानी आप वो चाय के 2 कप जो आप अगर पी लेते हैं सहरी से पहले, तो वो आप अपने हाथों जो है उसको डायूरेसिस करवा देते हैं, तो वो पेशाब के थ्रू निकल जाता है और फिर आप ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ईज़िली जा सकते हैं। तो बस यही कुछ टिप्स थी रमज़ान से रिलेटेड। अब हम आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अगर कोई आए हैं तो। कैन अ हाइपरटेंसिव पेशेंट टेक ORS वाइल इन हीट एग्जॉशन? डेफिनेटली मतलब एक हाइपरटेंशन या जो कहते हैं बुलंद फशार खून वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ORS ले सकते हैं, क्योंकि देखें वैसे तो आपको नमक इसलिए मना किया जाता है क्योंकि आपकी बॉडी तो नॉर्मल होती है, तो फिर नमक आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो सिचुएशन ये है कि आपके जिस्म में पानी ही नहीं है, तो अभी तो आप ORS ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो आपको ड्रिप्स भी लगेंगी, तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पेशेंट हीट एग्जॉशन की सिचुएशन में और जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं उसको वो हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने वो लेना है। थैंक यू डॉक्टर हारिस गोले और सारा ज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारा सुहेल ने हमें कहा, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर वन मस्ट ड्रिंक इन अ डे इन रमज़ान अराउंड सहर एंड पोस्ट इफ्तार? देखिए 2 to 3 लीटर्स तो आपको लेना ही लेना है। तो क्योंकि हमारा वेदर इस किस्म का है कि आपको एक आम वेदर में भी कहते हैं 2 लीटर्स लेना चाहिए, तो आई थिंक आपको 1 लीटर ऐड कर देना चाहिए और उसको ब्रेक कर देना चाहिए थोड़े वक्त पे, क्योंकि आप एक साथ तो पानी नहीं पी सकते। तो अच्छा खासा टाइम होता है सहरी तक आपके पास, तो आप उसको ब्रेक कर करके 3 लीटर्स अपनी बॉटल्स आप निशान लगा लें कि मैंने 3 बोतलें ख़त्म करनी है लीटर वाली। अच्छा, थैंक यू राबिया उमर।
बिल्कुल, इट इज़ एडवाइज टू ड्रिंक लूक वार्म वाटर ड्यूरिंग इफ्तार एंड सहरी एज द बॉडी एब्जॉर्ब मोर फ्रॉम लूक वार्म। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोल्ड वाटर एकदम से पियेंगे तो उससे पेट में क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए मना करते हैं कि एकदम से इफ्तार करते ही आप ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पी लेते हैं तो पेट में दर्द भी हो सकता है। बीनश एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, रोज़े के दौरान क्या सर पे पानी डालना सही है? देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको जो है लग रहा है कि आप हीट एग्जॉशन की तरफ जा रहे हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर आपको फ़ील हो रहा है कि हाँ मैं गर्मी से आया हूँ और मैं जो है हीट स्ट्रोक की तरफ जा सकता हूँ, आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, पसीने आ रहे हैं, तो बिल्कुल डाल सकते हैं। बल्कि ठंडी मतलब एक नॉर्मल वाटर की बात जो है वो अच्छी रहती है, लेकिन ठंडे से मुराद ये नहीं है कि आप कोई बर्फ़ का पानी अपने ऊपर डाल दें, एक टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। राहिल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, आई थिंक अभी तक के लिए यही क्वेश्चन हैं। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन जो आप ज़रूर हमें लिख दीजिएगा। दूसरा, मैं सेहत कहानी की तरफ से हूँ। जाते जाते मैं ये बताना चाहूँगी कि सेहत कहानी ने अपनी ऐप का लॉन्च कर दिया है और हम तमाम डॉक्टर्स जो हैं 24 आवर्स अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का इलाज करवाना हो, आप हमारी ऐप के थ्रू हमसे रुजू कर सकते हैं, जो कि आप अभी तो हमने सिर्फ एंड्रॉयड्स के लिए किया है, तो गूगल के थ्रू, गूगल प्ले स्टोर के थ्रू आप डाउनलोड करें और हम तमाम डॉक्टर्स आपके लिए हाजिर हैं वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक आप सबको।